एमसीसी ने पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए जो अपेंडिक्स निकाले थे ABCDEF, उसमें अपेंडिक्स डी यानी लोअर लिम्ब के लिए जो एक्सट्रीमिटी थी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत, उसे अपडेट कर दिया। चलिए, एक छोटा सा चेंज है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली क्या फ़र्क पड़ता है ये मैं आपको बताता हूँ। 27 जुलाई को सबसे पहले एनएमसी का नोटिफिकेशन निकलता है, गाइडलाइंस निकलती हैं, वहाँ भी अपेंडिक्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद 30 जुलाई को एमसीसी भी उस सेम नोटिफिकेशन को कंटिन्यू करती है सेंटर्स की लिस्ट के साथ। खैर, वो बड़े हुए सेंटर्स कितना ही काम कर रहे हैं और कितना ही बच्चों को चेक कर रहे हैं, वो तो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बात करते ही रहते हैं। खैर, निराशा के अलावा क्या ही हाथ लग रहा है। अब बच्चों के अपेंडिक्स को चेंज कर दिया गया। अब परेशानी क्या है, पहले तो ये देखिए चेंज क्या है सामने। तो चेंज ये है कि जो 2 एक्टिविटीज़ थी, वो 2 एक्टिविटीज़ यानी सीढ़ियाँ उतरना और सीढ़ियाँ चढ़ना, यानी स्टेयर्स को पर ऊपर जाना और स्टेयर्स पे डाउनवर्ड्स उतरना, इसे रिमूव कर दिया गया कि बच्चे को डिसेबिलिटी होने के कारण हो सकता है कि ये एक्टिविटीज़ करने में मुश्किलें आती हों, ये सोचकर हटा दिया। तो ये विचार 3 दिन 4 दिन पहले भी किया जा सकता था, पर तब नहीं किया गया। अभी सोचा होगा, किसी ने सजेशन दिया होगा, तो चेंज किया। बस यही चेंज है। और इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, अब सुनो क्या फ़र्क पड़ता है। अधिकतर पीडब्ल्यूडी बच्चे इस एफिडेविट को भर चुके, इस अपेंडिक्स को भर चुके, भरने के बाद कोर्ट जाकर नोटरी करा चुके। 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर मोस्टली बच्चों ने यूज़ किए, जो कि 10 रुपये में काम हो सकता था, लेकिन फिर भी परेशान होते नहीं चाहते बच्चे, तो 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर इस्तेमाल किया, नोटरी का चार्ज दिया, एडवोकेट की फ़ीस दी। चलिए, अब कहीं जैसे दिल्ली जैसी जगहों में तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन कुछ राज्यों में तो स्टैम्प पेपर 100 वाला मिल ही नहीं रहा। 200, 250, 500 वाले स्टैम्प पेपर तक यूज़ कर रहे हैं बच्चे, पर टाइम ही नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल आपने ऐसा फिक्स किया है बीच में 5 अगस्त से कि पीडब्ल्यूडी बच्चा भी ये सोच में फंस चुका है कि अगर 5 तारीख तक मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाऊंगा, रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा तो मैं फिर काउंसलिंग में नहीं जा पाऊंगा, मेरा तो फर्स्ट राउंड गया। खैर, ऐसा नहीं होगा, पर फिर भी ये डर तो विद्यमान है, क्योंकि कोई क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ से ऑफिशियली तो पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए है नहीं। दूसरी बात, पीडब्ल्यूडी बच्चों का वेरिफिकेशन का नोटिस तो आपने डाला और सेंटर्स की लिस्ट भी डाल दी और वेरिफिकेशन के रूल्स भी आपने डिसाइड कर लिए, लेकिन सेंटर्स तो अपने रूल्स के साथ सर्कुलर निकाल रहे हैं अपनी वेबसाइट पर कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन करने वाले हैं, थोड़ो वो भी। चलिए, वो एक अलग टॉपिक हो गया। उसके बावजूद सेंटर्स ठीक से काम नहीं कर रहे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब बच्चों को ये अपेंडिक्स दोबारा से, जिन्होंने डी भरा है, लोकोमोटर लोअर लिम्ब की समस्या वाले बच्चे, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में, अब वो इसे दोबारा डाउनलोड करेंगे, दोबारा से भरेंगे, भरने के बाद दोबारा कोर्ट के चक्कर काटेंगे, फिर से स्टैम्प पेपर खरीदेंगे, फिर से उसको नोटराइज करवाएंगे और फिर से ड्यूटी देंगे, स्टैम्प ड्यूटी देंगे, नोटरी का चार्ज देंगे, एडवोकेट का चार्ज देंगे और फिर जाएंगे। और इससे भी ऊपर समस्या है, सुन लीजिए, कुछ बच्चे तो इसी अपेंडिक्स के साथ अपनी एप्लीकेशंस भी जमा करा चुके हैं। अब उनका क्या? अब वो दोबारा से नई एप्लीकेशन जमा कराने जाएंगे नई अपेंडिक्स भरने के बाद। अब सेंटर्स तक जाने का खर्चा, समय बर्बाद और टाइम का डिले। अब बच्चा कंफ्यूज है कि वेरिफिकेशन में जाएं, काउंसलिंग में जाएं, एफिडेविट भरें, कोर्ट जाएं, नोटरी के चक्कर लगाएं, क्या करें? और इससे पहले एनटीए तो पीडब्ल्यूडी बच्चों के साथ वैसे ही काफ़ी कुछ कर चुका है। ज़्यादातर पीडब्ल्यूडी बच्चों का से उन्होंने नहीं झेला, पर काफ़ी पीडब्ल्यूडी बच्चों ने एनटीए की तरफ से भी प्रॉब्लम झेली, उनके एक्स्ट्रा 1 आवर वाले चक्कर में, एक्स्ट्रा 1 आवर के चक्कर में। और अभी तो ये शुरुआत है, हर साल इसी प्रकार की गतिविधियां होती रहती हैं। पिछली बार भी बहुत उथल पुथल हुआ जब ये नए रूल्स आए, रूल्स ही क्लियर नहीं थे। अभी भी अपेंडिक्स को भरने में बच्चों को प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी रूल एंड गाइडलाइंस क्लियर ही नहीं है। एंड इन अपेंडिक्स को भरने के लिए कोई सही गाइडलाइन अभी तक एमसीसी ने, एनएमसी ने जारी तो नहीं की, और ना ही कोई सेंटर ही बच्चों को बताता है। किसी जगह पर बोलते हैं क्रॉस कर दीजिए, किसी जगह बोलते हैं ब्लैंक छोड़ दीजिए, किसी जगह बोलते हैं सभी को राइट कर दीजिए और किसी जगह कहते हैं कि कुछ को राइट कर दीजिए, जिसकी वजह से बच्चे अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग तरह की बातें सुनते हैं और कंफ्यूज होते हैं और परेशान होते हैं, क्योंकि उनका क्लैरिफिकेशन ना एमसीसी देता है ना एनएमसी देता है, और देता है तो सिर्फ इस तरह के अपडेट्स
ये बच्चे परेशान हों? क्या उनके संज्ञान में ये बात नहीं है कि हमने बच्चों को जो शेड्यूल दिया है उसके अंदर कोई लास्ट डेट नहीं है मेंशन, कि कब तक पीडब्ल्यूडी बच्चा अपना वेरिफिकेशन करा सकता है? हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी बच्चा 5 अगस्त के बाद भी अपनी वेरिफिकेशन करा सके, मैं मानता हूं ऐसा होना भी चाहिए, होगा भी, पर आपको एक क्लैरिफिकेशन, एक शेड्यूल तो कम से कम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को दे देना चाहिए था। इतना टाइट शेड्यूल बनाने की क्या आवश्यकता थी? अगर 1 महीने का डिले हुआ है, नीट एग्जाम में प्रॉब्लम्स हुई हैं, री नीट कराना पड़ा है, तो इसमें पीडब्ल्यूडी बच्चों की क्या गलती थी या नीट एस्पिरेंट्स की क्या गलती थी? गलती तो सारी आपकी थी, आपके एंड से हुआ सब कुछ। तो बच्चे को क्यों कंपनसेशन देना पड़ रहा है? और इवन पीडब्ल्यूडी बच्चों के साथ ये सारा कंपनसेशन एग्जिस्ट आपने जो है वो डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत कम है, पता ही नहीं चलेगा कौन आवाज़ उठाएगा, कोई बोलने वाला ही नहीं है, तो इनके साथ कर दो जो करना है। टाइम एडजस्टमेंट करना है, पीडब्ल्यूडी बच्चों का टाइम एडजस्ट कर दो, वेरिफिकेशन का शेड्यूल ही मत दो। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपने बच्चों के साथ क्रिएट कर दी है। मैं अब पता नहीं है वीडियो कहाँ तक जाएगा, कौन इसे सुन रहा है, पर बच्चे तो परेशान हैं। अब बच्चों आपके पास यही एक ऑप्शन है कि आप इस नए अपेंडिक्स को डाउनलोड करेंगे, डी को हमने टेलीग्राम पर डाल दिया है, व्हाट्सएप पर भी लगा दिया है। आप इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद दोबारा इसे प्रिंट करेंगे। आप जानते हैं क्या प्रक्रिया है इसको भरने की, वही भरने में सिर्फ 2 पॉइंट कम है, बाकी सब में आपको उसी तरह से भरना है जिस प्रकार से मैंने आपको गाइड किया है। फिर आप चाहे मेंबर हैं, नॉन मेंबर हैं, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, और भरकर आप इसे फिर से नोटराइज कराएंगे, फिर से इस पर स्टैम्प पेपर लगाएंगे, और अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और अपने पुराने वाले जो एफिडेविट जो आपने भरा था, जो अपेंडिक्स भरा था, उसे साइड कर देंगे। इतना प्रॉब्लम है ना कि बच्चे इस लीगल टर्मिनोलॉजी के अंदर ही फंसा दिए। अब एक पीडब्ल्यूडी बच्चा, अपेंडिक्स, उसके बाद ये एफिडेविट, फिर नोटरी, ठीक है, फिर एनेक्शर, इस तरह के लीगल टर्मिनोलॉजी के अंदर ही पीडब्ल्यूडी बच्चा घूम रहा है। पहले एनेक्शर था, अब नोटरी हो गया, फिर एफिडेविट हो गया, फिर अपेंडिक्स हो गया, ठीक है, बस। और बच्चों का स्ट्रगल। अब वैसे आप पीडब्ल्यूडी बच्चों की मदद करना चाहते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स आप ला रहे हैं, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा कोई पीडब्ल्यूडी बच्चे जिसको आपने कंफर्टेबली बच्चा जो है वो आराम से सुविधा से इन सारी सुविधाओं को ले रहा हो। सेंटर्स पर जाना पड़ता है बच्चों को, पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है, सारे सेंटर्स का अपना अपना टाइम है। कोई 1 दिन बाद वेरिफिकेशन शुरू करेगा, कोई 3 दिन बाद वेरिफिकेशन शुरू करेगा, कोई सेम डे भी कर देता है, कोई एप्लीकेशन लिखवा कर ले रहा है, कोई एप्लीकेशन का फॉर्म जमा करा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी अपनी मर्जी से मांग रहा है, कोई कुछ भी मांग रहा है, कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही नहीं है एप्लीकेशन का। कम से कम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो डेवलप कर सकते थे पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए कि जी ये तरीका है, इस तरीके से आप सेंटर पर जाएंगे तो सुनेंगे जरूर। अब बच्चा दौड़ भाग के इतनी मुश्किल से सेंटर्स तक जाता है और वहां उन्हें कहते थे जी अभी तो हम एप्लीकेशन नहीं ले रहे, हम कल लेंगे, हम परसों लेंगे, या देने के बाद उनसे कहते हैं कि आप 3 दिन बाद 4 दिन बाद कांटेक्ट करना। या कुछ सेंटर्स पर तो ये भी कहा जाता है बच्चों से, कहा जाएगा आप इसका एक्सपीरियंस कर लीजिएगा कि एप्लीकेशन देने के बाद कि पता नहीं हमारी तरफ से आपको कॉल आए ना आए, बच्चों की संख्या बहुत है तो आप ऐसा कीजिए दूसरे सेंटर्स पर भी अप्लाई कर लीजिए। अब बच्चे का तो भविष्य दांव पे लगा हुआ है। इस तरह की जब बच्चा बात सुनता है तो वो पैनिक नहीं होगा तो क्या होगा? तो इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। फिर टेम्परेरी सर्टिफिकेट होल्डर्स के साथ जो आपने किया है वो भी अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल आपका वो सुविधाजनक डिसीजन है, क्योंकि टेम्परेरी सर्टिफिकेट्स तो कुछ बच्चों को इस वजह से भी इशू किए जाते हैं कि उनकी उम्र ही अभी छोटी है, 18+ नहीं हुए। 18+ होंगे तो उनको टेम्परेरी की जगह परमानेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बहुत से केस ऐसे हैं। अधिकतर बच्चों की एज यही होती है, एज ग्रुप यही होता है जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, 17+, 18 के होने वाले हैं। और वो बच्चे जिनकी प्रॉब्लम तो जेन्युइन है, परमानेंट भी हो सकती है, लेकिन उनको परमानेंट इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनका एज का इशू है, डॉक्टर्स ने नहीं दिया उनको, ज़्यादातर जगह यही होता है। अब इस वजह से वो बच्चा वेरिफिकेशन के लिए परेशान हो रहा है, क्योंकि अभी जो सेंटर्स एप्लीकेशंस ले रहे हैं वो तो टेम्परेरी सर्टिफिकेट्स को एंटरटेन कर नहीं रहे। अब बाकी सेंटर्स पर उम्मीद है, और बाकी सेंटर्स तो अभी सो रहे हैं, अभी नींद ही नहीं खुली उनकी। और यहाँ काउंसलिंग सर पर आ गई, कब एप्लीकेशन जमा होंगी, कब वेरिफिकेशन होगा, कब सर्टिफिकेट मिलेगा, और कब जाकर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और ऊपर से आपका नया रूल ये कहता है काउंसलिंग का कि अगर बच्चा ये मेडिकल असेसमेंट का या एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट इसे बोला है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का नाम चेंज कर दिया आपने, अब उसको इस नाम से पुकारा जाएगा, ठीक है। तो इस सर्टिफिकेट को अगर ऑब्टेन नहीं करता तो पीडब्ल्यूडी बच्चा चॉइस फिलिंग ही नहीं कर सकता।
तो उसे टाइम तो देते कम से कम फिजिकल वेरिफिकेशन का। और आपका और आपके सेंटर्स के बीच का कोऑर्डिनेशन तो नेक्स्ट लेवल है, इसके ऊपर तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा शायद, एआई से भी नेक्स्ट लेवल है। अब पता ही नहीं है सेंटर्स को कि वो ऑल इंडिया सेंटर्स बन चुके हैं। रांची की बात करें, देहरादून की बात करें, बिहार के मोस्टली सेंटर्स की बात करें, गुजरात की बात करें, आंध्र की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उन्हें पता ही नहीं है कि वो ऑल इंडिया सेंटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। इवन कर्नाटका की बात करें, बेंगलोर में, तो उन्हें पता ही नहीं है कि वो ऑल इंडिया सेंटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। बच्चे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। अब बच्चा क्या करे, किससे बोले और किससे क्या पूछे, किससे रिक्वेस्ट करें। तो मैं तो एमसीसी से ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेल तो हमने डाले हैं मल्टीपल, कि आप कम से कम बच्चों की इस दुविधा को समझें, सेंटर्स को सही समय पर वेरिफिकेशन शुरू करने की सलाह दें, और जो बच्चे वहाँ आ रहे हैं उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाए। और कुछ सेंटर्स की मनमानी तो ये भी है कि वो ये कह देते हैं कि आप तो उस जगह से आए हैं, हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपने घर के पास वाले, अपने डिस्ट्रिक्ट वाले, अपने शहर वाले सेंटर में जाइए। अगर ऐसा ही था तो आप इस एमसीसी नोटिफिकेशन में बच्चों के पीडब्ल्यूडी नोटिस के अंदर ये बात मेंशन कर देते ना, कि वो बच्चा जिसके डिस्ट्रिक्ट में अगर सेंटर है तो वहीं जाएगा, वो और कहीं नहीं जा सकता। पर ये तो आपने कहा नहीं, और नाम दिया है आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग का मतलब कहीं का भी बच्चा कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकता है 15% पे। तो ये ऑल इंडिया वाला सिस्टम तो यहाँ नज़र आ नहीं रहा, ये उनका अपना अपना संविधान चल रहा है। अब जीएमसीएच चंडीगढ़ वाले कहते हैं हम दिल्ली के बच्चे को नहीं लेंगे, दिल्ली में 3-3 सेंटर हैं। हम यूपी वाले बच्चों को नहीं लेंगे, यूपी में 3-3 सेंटर हैं। लेकिन कई बार बच्चा होता है जो एक्चुअली रह रहा होता है चंडीगढ़ के आसपास, निवासी, चाहे वो दिल्ली का हो या यूपी का हो, लेंगे ही नहीं उसको। ये क्या मोनोपोली है। बीएचयू को भी कॉल करके पूछ रहे हैं, वो पूछते हैं जी आप कहाँ से हैं, जी हम तो यहाँ से हैं। अच्छा तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में करा लीजिए ना, अपने शहर में करा लीजिए, यहाँ मत आइए। क्यों जी? ये कौन सा संविधान है जो सभी सेंटर्स अपना अपना चला रहे हैं? बस यही कहानी थी बच्चों, और आई होप आप इन सभी मुसीबतों का सामना करते करते, मैं आपके साथ हूँ। सभी अपडेट्स को आपके साथ शेयर करूँगा लगातार, ताकि आपकी इस दुविधा को थोड़ा सुविधाजनक बना सकूँ, और कुछ नहीं। बाकी पीडब्ल्यूडी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को मजबूत बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और हाइप करते रहें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी अगर बढ़ेगी, पीडब्ल्यूडी बच्चे अगर इकट्ठा होंगे और एक बड़ी कम्युनिटी तैयार होगी, तो हमारी आवाज़ भी फिर सुनी जाएगी। नहीं तो थोड़े लोग होते हैं, उन्हें ऐसे ही दबा दिया जाता है बच्चों। लेकिन अगर लोग इकट्ठा हो जाएं तो वो कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। अभी आपने देखा। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिकल वेरिफिकेशन एंड एमबीबीएस एंड बीडीएस काउंसलिंग। थैंक यू सो मच।